नमस्कार, खरे खरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। ईवीएम पर कितने सवाल पूछे जा रहे थे और किस तरीके से ईवीएम पर जवाब चुनाव आयोग से मांगा जा रहा था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए तो उसके बाद अब एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है ईवीएम को लेकर। ईवीएम पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन विपक्ष के सवालों का भी जवाब नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग से वक्त मांगा जा रहा है। 14 दलों के नेताओं ने भी मांग की थी कि वक्त निकालिए। चुनाव आयोग से यह मांग की गई थी कि इस पर चर्चा करते हैं, कुछ चिंताएं हमारी हैं जिस पर समाधान होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग एक तरीके से टाल मटोल कर रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग दबाव में है। अब इसी को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो पिछले साल में विधानसभा चुनाव हुए और साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से उठा और हमने सबसे पहले आपको ये जो सवाल खड़े हो रहे थे उसकी खबर दिखाई थी और ये बताया था कि किस तरीके से अब जनता भी सवाल पूछ रही है कि जो लहर नतीजों में दिख रही है वो लहर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दी थी। और जब नतीजे आए उसके बाद से ही तमाम सवाल विपक्ष के नेता लगातार दाग रहे थे और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व जो अधिकारी हैं वो भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आखिर क्यों इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव पर्चियों को लेकर पास हुआ, उस पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और किस तरीके से उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पर्चियां निकलती हैं वीवीपैट मशीन से, उस पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर किसको हम वोट दे रहे हैं और किसको मिल रहा है। यह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चुनाव आयोग से तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे थे, लेकिन जब खामोशी थी तो अब जनता सड़क पर उतर रही है। और आखिर यह आंदोलन क्यों खड़ा हुआ है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो भी आपको बताएंगे और यह बताएंगे कि हल्ला बोल ईवीएम को लेकर हो रहा है। और सबसे बड़ा और सबसे पहला जन आंदोलन यह है, जनता ईवीएम को लेकर पहली बार सड़क पर उतर रही है और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का घेराव किया ही जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार पर भी हमले बोले जा रहे हैं। इजराइल के सॉफ्टवेयर का भी जिक्र हो रहा है, तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण का वो बयान आपको सुनाते हैं जो हमारी सहयोगी बुशरा खानूम जी से बात करते हुए उन्होंने दिया। जो कुछ भी डीवी लाइव पर उन्होंने इस जन आंदोलन को लेकर और ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा था, सुनिए प्रशांत भूषण का यह बयान। वीवीपैट में भी वो तब्दीली हो जाए, यानी कि आपने 2 वोट मान लीजिए कांग्रेस को दिए तो उसमें से 2 लगातार वोट कांग्रेस को दिए तो उसमें से 1 वोट भाजपा को चली जाएगी। और वो इस तरह से होता है क्योंकि ये वीवीपैट मशीन का जो शीशा है वो 2017 में शायद ओपेक कर दिया गया। 2017 से पहले वो ट्रांसपेरेंट था, आप देख सकते थे कि अंदर क्या दिख रहा है, लेकिन अब आप देख नहीं सकते। दिखता है जब एक बल्ब जलता है अंदर से, सिर्फ तभी दिखता है तो उसमें, और वो बल्ब सिर्फ 5 सेकंड के लिए जलता है। तो आपने सुना प्रशांत भूषण को ये बता रहे हैं कि जो बल्ब जलता है 6 सेकंड के लिए और वहां वीवीपैट मशीन के स्क्रीन पर जो दिखाई देता है कि किस दल को हम वोट दे रहे हैं उसका जिक्र कर रहे थे। और इससे संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब हम किसी पार्टी को वोट डालते हैं, लगातार 2 पार्टियों को वोट डाला गया लेकिन 1 वोट जो है वो किसी और पार्टी के खाते में जाता है और किस तरीके से इस पर्ची में खेल किया जा रहा था, बड़ा खेल जो है वो हो रहा था। और अब इसी को लेकर लगातार जो सवाल है वो चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और पहली बार ये आंदोलन खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरें जो है इलेक्शन कमीशन के कार्यालय की सामने आ रही हैं और इंडिया गेट से इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक जो जनता है और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो जा रहे हैं। पैदल मार्च ये है और सिर्फ जो शिकायतें हैं, जो अपनी आवाज है, उस आवाज को उठाने की कोशिश जनता के द्वारा और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है, चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहा है। अब ऐसे में अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी तो फिर आखिर कौन लोकतंत्र को बचाएगा। इसीलिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया गया है। क्या कुछ महमूद प्राचा कह रहे हैं जो इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लगातार जनता का समर्थन मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जनता उन्हें समर्थन देती है तो लोकसभा का चुनाव जो है वो भी ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वो कराएंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसका जिक्र वो कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है महमूद प्राचा ने वो आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाते हुए
हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमलेंदु जी। अमलेंदु जी, जिस तरीके से एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार सवाल ये खड़े किए जा रहे थे कि सिर्फ ट्विटर पर कुछ बातों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जिक्र होता है और मीडिया में एक दो खबरें जो है वो आ जाती हैं। जब भी विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो इसके सबूत पेश किया जाए और एक बड़ा आंदोलन जो है वो करने की जरूरत है। अब तो सबूत भी पेश किए जा रहे हैं और एक आंदोलन भी खड़ा हो गया है। महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इसके साथ ही जो जनता है, जो जागरूक जनता है, वो उनका समर्थन कर रही है। और अब इंडिया गेट से चुनाव आयोग के कार्यालय तक एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है और किस तरीके से मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और देश की राजनीति में कहा जाए कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में जो है ये एक तरीके से आमूलचूल परिवर्तन की मांग करने वाला ये घटनाक्रम है और ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। चूंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप देखिए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरीके से आम लोगों से भी आप ज़मीन पे उतर के बात की तो सब यही कहते हैं कि भाई चुनाव में लहर कुछ होती है, हवा कुछ होती है और ईवीएम कुछ और बताता है। तो ये आखिर हो कैसे रहा है? आप लोगों से बात की, लोग अपने से सवाल करने लगते हैं कि भाई हम वोट तो जो थे किसी को दे के आए थे, लेकिन हमारे वोट गए आखिर कहाँ? तो अगर इस तरीके के संशय पैदा हो रहे हैं और अगर जो ईवीएम से जीत हो रही है, जिन भी दलों की हो रही हो, चाहे किसी की भी हो रही हो, उस पर अगर शक और शुबा पैदा हो रही है तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए जो है ईवीएम को लेकर के ज़्यादा संदेह हो रहे हैं और ये काफ़ी समय से बात चल रही थी कि भाई ईवीएम को लेकर के अगर संदेह है तो लोग जो है सिर्फ बयानबाजी करके क्यों रह जाते हैं, या चुनाव होते हैं हारते हैं उसमें तो जो जी हारने वाला दल होता है वो बात करके रह जाता है, उसके बाद फिर जो उस पर बातें नहीं होती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से 3 राज्यों खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम आए, उसके बाद ये जो है वो चीज़ एक तेज़ी के साथ उठी और लोगों को ये लगा कि भाई अब तो जो है वो पानी सिर के ऊपर जा रहा है और गड़बड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। इस तरह की बातें सामने आना शुरू हुई और लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा संदेह व्यक्त करना शुरू किए। अब जो ये बात कही जाती थी कि जो हारता है वो इसकी बात करने लग जाता है, अब हारने की बात ही नहीं है बल्कि बात ये हो रही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी परिस्थितियाँ ठीक इसी तरीके की रहेंगी और अगर इस तरीके की रहेंगी तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे? अब जो सैम पित्रोदा हैं, जो बड़े टेक्नोक्रेट हैं और बड़े कहा जाए कि सॉफ्टवेयर के वैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने जो इसको ईवीएम को लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह जिस तरीके से व्यक्त किया और हम लोगों के साथ भी उन्होंने बात की थी सैम पित्रोदा ने, यहाँ भी उन्होंने जो थी वो आशंकाएं व्यक्त की थी जिस तरीके से, तो उससे ये साफ जाहिर होने लगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। और इस पर संदेह इसलिए भी आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहले ईवीएम पर सवाल इसने ही उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही। और इनके जो प्रवक्ता हैं और अब जो राज्यसभा के सदस्य हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी थी जी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और उस किताब की भूमिका जो थी वो लालकृष्ण अडवाणी जी ने लिखी थी। जो वीवीएट की पर्ची लगाई जा रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो हुए थे, वो जिस याचिका पे हुए थे, उस याचिका को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल किया था। इसका मतलब कि संदेह की जो सुइयां है ईवीएम के ऊपर, वो कहीं ना कुछ तो है मामला। अब जब इस समय जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, वो पहले इस पे ईवीएम पे अपनी आपत्ति जता चुकी है और बाकायदा किताब लिखी जा चुकी है, अडवाणी जी उस पर उसकी भूमिका लिख चुके हैं, और अब जो मौजूदा विपक्ष है वो अगर इसको लेकर के सवाल उठा रहा है तो इसका मतलब संदेह की जो सुइयां हैं वो संदेह कहीं ना कहीं जो पुख्ता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अगर दाल में काला है और चुनाव आयोग कहता है कि वो एकदम बिल्कुल दृढ़ है कि उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती ईवीएम मशीनों में, तो जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट के वकील मांग कर रहे हैं 50 ईवीएम मशीनें आप हमको दे दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे। तो अगर नहीं हो सकता है इसमें कुछ छेड़छाड़, तो चुनाव अगर उसमें पक्का है तो दे दे मशीन, दिक्कत क्या है फिर? जी अमलेंदु जी, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर जन आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो रही है और किस तरीके से जनता का समर्थन भी अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता है वो बयान तो दे रहे थे और लगातार लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन जमीन पर उतरने का अगर किसी ने काम किया है तो वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जनता, जो जागरूक जनता है वो भी उनके साथ उतर रहे हैं। और किस तरीके से महमूद प्राचा जो इस पूरे जन
आंदोलन को खड़ा करके और चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि 25 ईवीएम आप सील बंद लिफाफे में दीजिए और हम आपको हैक करके दिखाते हैं। उनका क्या कुछ बयान है, उनका बड़ा बयान जो है वो डीबी लाइव से बात करते हुए उन्होंने दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन से पहले उन्होंने हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया था और किस तरीके से आंदोलन को लेकर बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई थी यह भी बताया गया था कि आखिर ये जरूरत इसकी क्या है, क्यों जनता सड़क पर उतरी है, इसके कारण जो है उनके द्वारा बताए गए थे। क्या कुछ महमूद प्राचा ने हमारी सहयोगी बुशरा खानम से बात करते हुए उन्होंने कहा, सुनिए। असली और आखिरी रास्ता जो है भारत देश की जनता है, वो संवैधानिक रास्ता है, वो आर्टिकल 19 है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर इन हालात में, मुश्किल हालात में अगर न्याय चाहिए तो 80% पब्लिक पीसफुल प्रोटेस्ट से मिलेगा और 20% अदालतों से मिलेगा। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, दबाव से ज्यादा मुक्त महसूस करेगी, जो आज सारे इंस्टीट्यूशंस पे दबाव है। तो सुना आपने, महमूद प्राचा ये बोल रहे हैं कि शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है और चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं वो भी दबाव में है। तो दबाव जो है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी ये बयान था कि हम कुछ इस मामले में नहीं कर सकते हैं, ये उनके द्वारा बताया गया बात करते हुए डीबी लाइव से। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब दोनों संस्थान इस तरीके से दबाव में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को आगे बढ़कर लोकतंत्र को बचाना होगा और इसीलिए शांतिपूर्वक एक जन आंदोलन जो है उसे खड़ा किया जाना चाहिए और इसीलिए जनता का समर्थन जो है वो मांग रहे हैं, जनता के समर्थन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। दीपक जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन जो है ईवीएम को लेकर खड़ा हुआ है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बीजेपी तो लगातार ये कहती आई है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, अगर हकीकत और सबूत पेश किया जाए, एक बड़ा आंदोलन जो है वो क्यों नहीं विपक्ष करता। अब भले ही विपक्ष के नेता आरोप लगाकर बगल हो गए हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं और जनता जो है, जागरूक जनता, वो उनके साथ खड़ी होकर और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है समर्थन तो दे रहा है, भले ही वो फ्रंट से ना खेल रहा हो। प्रस्ताव भी उनके द्वारा पास किया गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी सड़क पर उतरे। कैसे आप देख रहे हैं महमूद प्राचा का ये जो बयान हमने आपको सुनाया और किस तरीके से उनका ये कहना था कि जनता को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है ये बहुप्रतीक्षित था। बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और जनता जो है चूंकि सीधे सीधे बिना किसी अनऑर्गेनाइज तरीके से कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर सकती, उसे या तो कोई संस्था चाहिए, कोई दल चाहिए, कोई सिविल सोसाइटी चाहिए या कोई भी एक व्यक्ति हो जिसके खिलाफ ये कर सके। जिस प्रकार से आप देखें, अगर हम अन्ना हजारे के आंदोलन को देखें तो उसके पहले भी लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत है देश में, लोकायुक्त होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह सारे के सारे जो है उसमें आने चाहिए उसके घेरे में। लेकिन जब नहीं हो रहा था तो उसके बाद एक सिविल सोसाइटी ने जब आंदोलन शुरू किया तो सारा भारत जो है वो चल पड़ा था। अब वो आंदोलन कितना सही था कितना गलत हो एक अलग बात है। जहां तक ईवीएम की बात है तो ईवीएम निश्चित रूप से एक बहुत ही संदेह के घेरे में शुरू से रही, इसकी उपयोगिता रही है। जिस किताब का उल्लेख हम सब करते हैं, हमेशा करते हैं, जीवी नरसिम्हा राव ने जो लिखी थी, उसमें लालकृष्ण आडवाणी ने जो भूमिका लिखी है, उन्होंने एक वाक्य लिखा है, देखिए कितना गौर करने लायक वाक्य है। उन्होंने कहा था कि ईवीएम पर रोक लगने से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा। ये लालकृष्ण आडवाणी का उसमें वाक्य है जो उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है। अगर खुद लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग ये मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है तो उसको ठीक है, अगर आप इसी के जरिए कराना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये अधिकार है, आप कार्यपालिका के प्रमुख हैं, आप चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए ही अगर होना है वोटिंग, मतदान होना है, तो लेकिन उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता जो है वो सबसे पहले साबित होनी चाहिए। ये साबित करने का काम जो है वो सरकार का पहले है, क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता के विश्वास का प्रतिफल होती है। जनता जिस पर विश्वास व्यक्त करती है उसी को वही सरकार बनकर आती है। तो सरकार का काम यही है कि वो अपने सारे कामों को पारदर्शी बनाए। जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो आप टेस्ट कर लीजिए, आप अपनी मशीनें दे दीजिए, रेंडम कोई भी उठा के दे दीजिए, या जो महमूद प्राचा साहब जो कर रहे हैं या दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसको हैक किया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने भी इसके बारे में कहा है कि मशीन जो है हैक हो सकती है। उसके बाद कई लोगों ने सैम पित्रोदा कह चुके हैं, बहुत सारे लोगों को शक तो है ही है। और देखिए जी, ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि बड़े से बड़े उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो मंगल तक चले जाते हैं, चांद तक चले जाते हैं, सारा सौर मंडल का चक्कर लगा के आ जाते हैं, उनको जब यहाँ से बैठे बैठे उनको कंट्रोल किया जा सकता है तो एक छोटी सी मशीन को क्यों नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं, पेगासस के बारे में कहते हैं कि आपका मोबाइल चाहे चालू हो या ना हो तो भी पेगासस काम कर लेता है, आपका कैमरा उसका चालू हो या ना हो
डाटा का चालू हो या ना हो, लॉक हो, तो भी पेगासस काम कर लेता है। तो ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजिकली हम इतना एडवांस हो चुके हैं, हमारी पूरे विश्व में जो है सभी तरह की मशीनों को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, तो मशीन को क्यों नहीं किया जा सकता? फिर भी चलिए, सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए, आप सामने वालों को दे दीजिए, तो इससे ये साबित हो जाएगा। दूसरा, शक की सुई इसलिए और ज्यादा पुख्ता रूप से घूमती है, तेजी से घूमती है सरकार की तरफ, क्योंकि सरकार इसको डिफेंड कर रही है और लगातार जीत रही है। और ऐसी जीत है कि जिसमें जीतने वाला भी हैरान है कि हम कैसे जीत गए। बहुत सारे लोगों से आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों से, तो उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया था मैदान। वो उन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी पिछले चुनाव में, इसके बावजूद वो जीत रहे हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव का जब नतीजा आया था, तभी सब लोग कहते थे कि ये ऐसा कैसे हो गया। हाथरस, यहाँ पर विभत्स दुष्कर्म के मामले सामने आए थे, वहां बीजेपी जीत गई थी। लखीमपुर खीरी, जहाँ पे किसानों के ऊपर मंत्री पुत्र ने पूरी की पूरी थार चढ़ा दी थी, 6-7 लोग उसमें मर गए थे, वहां की 7 सीटें जो है बीजेपी जीत कर ले जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, पारदर्शी तरीके से आप एक नहीं 10 चुनाव जीतिए। आप 200, 250, 300, 272 की बात नहीं है, आप 543 पूरे की पूरे सीटों को आप जीत लीजिए। लेकिन ये होना चाहिए स्पष्ट जनता के दिमाग में कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है चुनाव की, वो बिल्कुल सही है, पारदर्शी है, इसमें कोई घालमेल नहीं हुआ है। तो ये जो है शक की सुई जब घूम रही है, तो सरकार का भी कर्तव्य है कि उसको सामने लाए और कोर्ट के बारे में सुनना चाहिए। देखिए, होगा ये कि अगर आप जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, किसी भी लोकतंत्र की सबसे खराब बात होती है कि जनता को न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, जबकि उसके पास। जी दीपक जी, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जन आंदोलन खड़ा हुआ है और महमूद प्राचा जो इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और आज से उसकी शुरुआत हुई है, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इंडिया गेट से चुनाव आयोग के कार्यालय तक घेराव किया जाएगा और उसके बाद कल यानी कि 6 जनवरी को जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव से पहले ये लगातार इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो होते रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा ईवीएम का है। महमूद प्राचा जब हमारे चैनल से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह खुलासा किया, उन्होंने ये बताया कि आखिर क्यों ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां से पेगासस आया है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, बताया यह जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहीं से इजराइल से ही जो ईवीएम में सॉफ्टवेयर डल रहा है वो भी इजराइल से आ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सुरक्षित है। जब इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाता है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे अधिकारी इसकी देखरेख कर रहे हैं, हमारे अधिकारी इसको सुरक्षित रख रहे हैं अधिकारी, और इसीलिए ये सुरक्षित है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल जो है उनके द्वारा दागे गए थे। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जो है वो जनता जानना चाहती है, इसीलिए चुनाव आयोग से बार बार वक्त मांगा जा रहा है। विपक्ष का भी यही कहना है। जयराम रमेश ने भी बताया था कि उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग से समय मांगा है। इससे पहले 14 दलों के नेताओं ने भी, जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं ने भी मांगा था वक्त कि बातचीत करने के लिए वक्त दिया जाए। और इस पर जो भी चिंताएं हैं, जो जनता सवाल खड़ा कर रही है, जो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया में छाए हुए हैं, किस तरीके से गड़बड़ी हो सकती है, 2 पर्चियों की भी बात इंडिया गठबंधन की तरफ से रखी गई। और गठबंधन का यही कहना है कि 2 पर्चियों की मांग इसीलिए हो रही है क्योंकि पर्चियों के साथ भी बड़ा खेल किया जा रहा है। जो वोटर आ रहे हैं, अगर वो वोट डालते हैं, उन्हें भी पर्ची मिलनी चाहिए, क्योंकि 6 सेकंड में जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, उससे उसे पता नहीं चल पा रहा है, या वो वक्त जो है बहुत कम समय होता है जहां पर नजर उस ठीक तरीके से नहीं जा सकती। और 2017 के बाद से जो बड़े बदलाव किए गए हैं वीवीपैट मशीन में, उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि पहले आप पारदर्शी होता था वो शीशा और आप देख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होता है कि जब बल्ब चलता है तभी आप उस पर्ची को देख सकते हैं। ऐसे में बड़ी गड़बड़ी जो है वहां पर हो सकती है। दिग्विजय सिंह का जो बड़ा बयान है ईवीएम को लेकर वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी आपसे ये बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से वीवीपैट मशीन में बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है और इसीलिए पर्चियों की मांग की जा रही है। महमूद प्राचा ने भी इस पर खुलासा किया था और इजराइल से ये सॉफ्टवेयर जो ईवीएम में पड़ रहे हैं आते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। इस पर भी उन्होंने इसका जिक्र करते हुए डीवी लाइव से बातचीत करते हुए बताया था। तो इस पर क्या सरकार घिर गई है पूरी तरीके से? पहले पेगासस को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमले होते आए हैं विपक्ष के तरफ से, और एक बार फिर से अब ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर पड़ रहा है उस सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे और ये सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर चुनाव आयोग वाकई में
दावा उसका एकदम सही है कि ईवीएम किसी तरीके से हैक नहीं की जा सकती, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा भरोसा है कि उसकी जीत जो है वो ईवीएम के जरिए नहीं हुई है बल्कि जनता के जरिए हुई। तो फिर ये ईवीएम इन लोगों को देने में हर्ज क्या है? फिर भाई कहिए, आप चैलेंज, आपने पहले चैलेंज दिया था कि आकर के हैक करके दिखाए, तो अब ये कह रहे हैं कि आप हमको ईवीएम दे दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे, तो दे दीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि ये हैक होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो आपको याद होगा कि पिछले वर्ष फरवरी में ही एक द गार्जियन की रिपोर्ट आई थी कि पत्रकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने एक खुलासा किया था कि इजराइल की ही एक फर्म है, क्या द जॉर्ज करके जो जासूसी फर्म है, उसने दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों में इस तरीके से हरकतें की और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। उसमें भारत का भी नाम शामिल था कि भारत के चुनाव में भी उसने वो हस्तक्षेप किया था। तो अगर ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो सही है, अब चूंकि वो द गार्जियन की रिपोर्ट है, भारत की वो रिपोर्ट नहीं है और उसकी यहाँ जांच नहीं हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जांच है, और अगर भारत सरकार समझती है कि ये रिपोर्ट झूठी थी तो भारत सरकार को चैलेंज करना चाहिए उस जांच को कि भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की कोई जाँच करा ली जाए। तो ये जो जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही है तो ये संदेह तो पैदा करती है, अभी कितना सच है कितना गलत है ये तो बिना किसी जाँच के नहीं कहा जा सकता। तो ये वकील साहिबान जो वो यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप जब कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया इसको आप हैक करके दिखाइए, 2017 में उसने चैलेंज दिया था, तो वो उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हम हैक करके दिखाएंगे। तो आप जो है वो जब वो कह रहे हैं कि आप हैक करके दिखाएंगे और आपका चैलेंज अभी तक है कि आप हैक करके दिखाइए, तो फिर दे दीजिए, फिर वो हैक करके दिखाएंगे, और नहीं देते हैं तो फिर कार्रवाई हो, फिर ठीक है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने वहाँ हैक करके दिखाई थी ईवीएम मशीन। अब वो ईवीएम मशीन कहाँ से हैक हो रही, बीच में चुनाव आयोग की भी ये बात आई थी, भारत का ही एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने एक रिपोर्ट दाखिल की थी कि 2019 का चुनाव जो है उसमें बाहर के लोगों से जो थी वो इसको मदद ली गई ईवीएम को रख रखाव के लिए, बाहर की कोई फर्म थी और उसमें से कुछ लोग हटाए गए, तो उसकी रिपोर्ट आई थी। उसने एक पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनसे बातचीत की, तो उन पूर्व चुनाव आयुक्त का भी कहना यह था कि जब तक मशीनें चुनाव आयोग के पास हैं तब तक वो हैक नहीं हो सकती हैं, और अगर चुनाव आयोग के बाहर जाती हैं तो हो सकती हैं। तो यही तो बात सवाल उठ रहे हैं कि भाई 19 लाख ईवीएम मशीनें जो गायब है वो कहाँ गायब है, किसके गायब है, हालांकि वो मामला अदालत में है। तो 19 लाख जो ईवीएम मशीनें गायब है वो किसके पास है, क्या उनके जरिए कोई खेल होता है? तो ये बहुत सी संदेह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस संदेह को दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईवीएम हैक होती है नहीं होती है इस बात को हम कह ही नहीं रहे कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो संदेह है उसको दूर करना जो है वो सरकार का, चुनाव आयोग का दायित्व है। चूंकि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ के जो चुनाव प्रक्रिया है उसका अध्ययन जो है सारी दुनिया के लोग आकर के करते हैं। तो अगर यहाँ इस तरीके के संदेह उठना शुरू होंगे तो सारी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि खराब होती है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो भारत के लोकतंत्र की छवि सुरक्षित रहे, दुनिया के सामने भारत का लोकतंत्र जो है एक लाइट हाउस बन के खड़ा रहे, सारी दुनिया को ये बताया जाए कि भारत का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत है, यहाँ स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान होता है, स्वच्छ और निष्पक्ष यहाँ चुनाव प्रक्रिया है, उसी के जरिए यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये जो संशय के बादल हैं इनको दूर किया जाए, इनको छांटा जाए संशय के बादलों को, और इसके लिए चुनाव आयोग को, सरकार को, दोनों को आगे आकर के जो है ये काम करना पड़ेगा। चलिए जी अमलेंदु जी, आपने कहा कि 19 लाख ईवीएम जो है वो लापता है और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि जो नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई हो और लगातार उस पर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई भी हुई, स्वीकृति जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है और जल्द ही उस पर सुनवाई होकर क्या कुछ फैसला जो है वो आता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, लगातार उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जो भी हमले किए जा रहे हैं वो भी बंद नहीं हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो पूछ ही रहे हैं, मोदी सरकार पर हमला भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम का मुद्दा जो है वो भी ईवीएम का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो विपक्ष के बाकी नेता जो हैं वो एक दो बार बयान देकर कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह हो गए और तमाम और भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भले ही इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर प्रस्ताव पास कर दिया गया हो, लेकिन बाकी जो नेता है उस तरीके से जमीन पर नहीं उतर रहे हैं जो उतरने की उम्मीद जनता कर रही है। जनता ये चाह रही है कि ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़े और ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो शक है, उसे दूर किया जाए। अब इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो लगातार बयान दे रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बड़ा बयान उनका जो सामने आया है वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद दीपक जी के पास आते हैं और इस पर उनका कमेंट लेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के टेक्निकल युग में कोई मशीन जिसके अंदर चिप है वो सुरक्षित नहीं है।
उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इस बारे में कहना चाहते हैं कि कोई भी हमारे प्रजातंत्री व्यवस्था में जितने भी देश हैं, वहां जितने भी प्रगतिशील देश हैं, विकसित देश हैं, वहां कहीं भी ईवीएम का उपयोग नहीं होता है। लेकिन आज जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें केवल 7 सेकंड के लिए एक नजरिया मिलता है, लेकिन पता नहीं उसकी प्रिंटिंग भी बराबर होती है कि नहीं होती है। इसलिए हम इस बारे में अनुरोध करना चाहते हैं, इस पर गहन मंथन होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बड़े से बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिए, जिस मशीन में चिप लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर जो डला हुआ है, तो वो मशीन उस सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है, ना कि उस मशीन को बटन दबाने वाले का। सुना दिग्विजय सिंह को, और दिग्विजय सिंह ये बता रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर उस मशीन में पड़ा होता है वो उसी की बात मानता है, ना कि बटन दबाने वाले किसी व्यक्ति की बात जो है वो नहीं मानता है। ये दिग्विजय सिंह का कहना था। और चिप वाली मशीन जो है वो हैक की जा सकती है। दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाए हुए हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे आप? ये जो लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चिप वाली मशीन हैक हो सकती है, और इसीलिए जो आंदोलन हो रहा है उसमें भी 50 मशीनें मांगी गई हैं और उसे हैक करके दिखाने का भी दावा किया गया है। जी, निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जिस युग में रह रहे हैं, इसमें ऐसा ये कोई चमत्कारिक चीज नहीं है, चाहे चिप हो या किसी के भी जरिए हो। रिमोट कंट्रोल से जब दुनिया की सारी मशीनें चल रही हैं, तो इसको ये भी तो आखिरकार एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है, इसको क्यों नहीं हैक किया जा सकता। हमारा कहना है कि सरकार इस पर बयान क्यों नहीं देती। अगर सरकार बयान दे, अब बयान देना पर्याप्त नहीं रहेगा, बयान देने के अलावा उसे साबित करना पड़ेगा। कारण ये कि आरोप अगर उस पर लगा है तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, देखिए हम आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा कि इसी पिछले साल 2023 में शायद जुलाई या अगस्त में एक PIL भी दर्ज हुई थी, इसमें जनहित याचिका को लेकर दर्ज हुई थी, और लगभग 15-20 दिन की उसकी सुनवाई के बाद, बहुत ज्यादा सुनवाई, बहुत गंभीर सुनवाई नहीं की थी उसके सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसके ऊपर आगे बात नहीं बढ़ी थी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जब रास्ते बंद कर दिए हैं इसकी सुनवाई को, वो कुछ सुनना भी नहीं चाहता, तो फिर आखिर अब क्या रास्ता रह गया है कि जो है जनता अपनी बात को कहे। देखिए, इसमें गंभीर बात यह है कि मैं किसे वोट दे रहा हूं। आखिरकार एक लोकतंत्र में मतदाता का जो मत होता है, वो उसका नाम ही वो कोई एक सिंपल एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, सामान्य हाड़ मास का व्यक्ति नहीं है। वो उसका विचार है, अपने विचारों के अनुरूप वो किसी पार्टी को चुनता है, उस पार्टी को वो वोट देता है, वो मतदान कर रहा है। और वोट देने के बाद अगर उसका जो वांछित है, जिसको देना चाहता है, उसे वोट नहीं जा रहा है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वही निरर्थक हो जाती है, उसी पर सवाल उठ जाते हैं। सही मायने में तो कहा जाए तो भारत का पूरा का पूरा लोकतंत्र जो है वो आज कटघरे में खड़ा है। अब बहुत बड़ा आरोप है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इसको दूसरी बात अलग है कि सामान्य जनता इसको बहुत हल्के में ले रही है, वो वोट दे के भूल जाती है कि किसे हमने वोट दिया, किसे नहीं दिया। तो ये गलत है, क्योंकि आपका महत्व नागरिक के रूप में यही है कि आपके पास एक वोट की ताकत है। आप याद कीजिए, जब भी चुनाव होते हैं, बड़े बड़े नेता, इसके ब्रांड एम्बेसडर आके कहते हैं कि आपका वोट बहुत बहुमूल्य है, जरूर वोट देने जाइए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं पूरे भारत भर में, अलग अलग राज्यों में उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। वो भी अपील करते हैं बार बार कि आपका वोट बहुत मूल्यवान है। तो फिर मूल्यवान कहाँ रहा? अगर मेरा वोट जो जिसको मैं दे रहा हूँ अगर उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो तो आप समझिए मूल्यवान नहीं रहा, वो तो मूल्यहीन हो गया, निरर्थक हो गया, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो लोकतंत्र आज बहुत 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 बड़े ऐसे कटघरे में खड़ा है कि जिसको निकालने का जो जिम्मेदारी जो है, सरकार अगर नहीं निभा रही है तो फिर जनता की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को परे करे और अपने अनुकूल जो निर्णय वो चाहती है उसको लेके आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट को पहले से इंटेलिजेंस लेना चाहिए। जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील वहां पर खड़े हैं, उन लोग भी बार बार मांग करे, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज मांग रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद इसके पक्षधर थी कि ईवीएम के जरिए नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विकसित देशों में जहां ईवीएम होता था, लेकिन बाद में पाया गया कि ये जो है इसमें इसको हैक किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा जो है वो भरोसेमंद नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था पूरे दुनिया भर के, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होता है, मतदान होता है, उसमें पाया गया कि ज्यादातर लोगों ने कई स्तरों पर उसको अविश्वसनीय पाया है इस मशीन को।
पहली बात तो यह है कि जो वीवीपैट वाला जो मामला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको पता ही चल रहा है, फिर आपको इतना कम समय दिया जा रहा है। दूसरी बात तो ये भी है कि मान लीजिए आपको पर्याप्त समय दिया जाए और आपने देख लिया कि जिसे मैंने वोट दिया है वह वोट जो है किसी और को जा रहा है, तो भी आप क्या कर लेंगे? वहां पे आप शोरगुल करके ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि आप शिकायत दर्ज करेंगे। शिकायत भी आपने दर्ज कर दी तो निर्वाचन आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आज की स्थिति देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और निर्वाचन आयोग के पास इतना भी समय नहीं है कि उनसे एक आवेदन ले लेकर ठीक है हम आपकी बात पर जो है वो विचार करेंगे। इसी से पता चलता है कि जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है ईवीएम को, इसलिए ईवीएम की जो विश्वसनीयता है और संदिग्ध हो जाती है। भारत सरकार के पास ऐसा कोई कारण नहीं, जब सारे विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि आप इसको हटाइए। आपको याद होगा जिस समय 2022 का जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, वाराणसी मंडल के अंतर्गत गोरखपुर में, लखनऊ में बहुत सारे जो ईवीएम मशीन है उसका मूवमेंट पकड़ा गया था, वो भी किस दिन मतगणना के 1 या 2 दिन पहले शाम को। तो उसका क्या कारण था? कई तरीके से ईवीएम बहुत बड़े एक तरह से कहा जाए कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग क्या, मनमाना उपयोग हो रहा है, अपनी मर्जी का उपयोग हो रहा है, सत्ता दल के द्वारा किया जा रहा है। यह आंदोलन बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र को बचाना है तो हर व्यक्ति को इसमें जो है वो भाग लेना चाहिए। आंचल जी। जी दीपक जी। अमलेंदु जी, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो सवाल चुनाव आयोग से किए थे, अब उसको लेकर जिस तरीके से खबरें ये आ रही है कि चुनाव आयोग अब उस पर कोई बड़ा जो है वो एक्शन ले सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, वो एक्शन जो लेगा वो तो जब लेगा तब लेगा। फिलहाल तो ये है कि जो लोगों की शंकाएं हैं उनका समाधान किस तरीके से हो। जी भाई, आपने ही जो चैलेंज दिया था कि कोई हैक करके दिखाया, वो कह रहे हैं वकील साहब कि वो चेक हैक करके दिखाएंगे, तो दे दीजिए आप उनको मशीन, वो हैक करके दिखाएंगे। एक विदेशी किसी प्रोफेसर का भी वायरल हो रहा है, वो हैक करके दिखा रहे हैं। एक यहाँ के एक इंजीनियर का, IIT के पास इंजीनियर, उनका वायरल हुआ, उन्होंने हैक करके दिखाई किस तरीके से मशीन जो है वो हैक हो रही है, वीवीपैट मशीनें जो है वो निकल रही हैं। तो ये जो जब से वीवीपैट मशीनें आई हैं, अब ये एक चीज़ ये भी चल रही है कि जब से वीवीपैट मशीनें लगी हैं तो वो चीज़ सुधरने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि अब वो 2 मशीनें हो गई एक मशीन की बजाय। अब जो है वो मशीन कुछ देती रहे और वो पर्ची कुछ और निकल के आते रहे, इस तरह की चीज़ भी हो रही। तो यहाँ कुल मिलाकर के घपले बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, वो जो 19 लाख गायब EVM मशीनों का मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मुकदमे EVM को लेकर के। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ये हुआ कि 370 के आसपास लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो मत गिने गए और जो मतदान हुआ उसकी संख्या में भारी अंतर था। तो वो भी एक जो है वो मुकदमे है। तो EVM को लेकर के कई मुकदमे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की भी फैसले आने हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फैसला आना है। लेकिन वो फैसले कुछ भी आते हैं, लेकिन अगर संशय पैदा हो रहे हैं इस EVM को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस संशय है तो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, उसको कराया जा सकता है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन वो मांग कर रहा है कि भाई ठीक है, आप जो वीवीपैट मशीनें निकले वो आप मतदाता के हाथ में दीजिए, उससे पर्ची जो निकले वीवीपैट मशीन से, और वो जाकर के बक्से में डालिए और फिर उनकी गिनती हो। क्या दिक्कत है इसमें? अब चुनाव आयोग का ये कहना है कि साहब उसमें समय लग जाएगा। अब समय लग जाएगा तो आप 1-1 महीना तो मशीनों को रखते हैं आप बंद, तब उसमें समय नहीं लगता है। तो 1 महीना आप अगर मशीनों को जो है बंद रखते हैं तो अगर उनको गिनने में जो पर्ची है, वीवीपैट की पर्ची, अगर उनको गिनने में अगर मान लीजिए 2 दिन का समय भी लगता है तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? तो पहाड़ तो टूट नहीं पड़ेगा। जब आप 1-1, 1.5 महीना, 2-2 महीने तक जो आप मशीनों को बंद रख रहे हैं कि आप पूरा चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी तब उनकी गिनती होगी, तो फिर अगर 2 दिन लगते हैं उसको गिनने में तो क्या दिक्कत है 2 दिन गिनने में? सवाल ये नहीं है कि उसको गिनने में कितना समय लग रहा है, सवाल ये है कि जो मैंने मत दिया, जो इस मतदाता का अधिकार है, जो अपने शासन का चुनने का उसका अधिकार है, वो जो चुन रहा है और वो जो दे रहा है वो सही गिना जा रहा है कि वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सवाल इसका है। तो इसके लिए 2 दिन या 3 दिन के समय जो मुझे लगता है कि ये समय की जो चुनाव आयोग का तर्क है वो बिल्कुल गलत है, और जो शंकाएं हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो वोट दिया है, मुझे ये हक है कि मेरा वोट जो जहाँ जा रहा है वहीं गिना जाए। ये एक मतदाता का साधारण अधिकार है। तो मतदाता को साधारण अधिकार का पालन हो रहा है कि नहीं, उसका मतलब वो उसकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को आगे बढ़ करके जो भी एक इसका रास्ता हो सकता है उसको निकाला जाना चाहिए। विपक्ष से बात करनी चाहिए। 28 दलों की मांग है कि चुनाव आयोग उनसे बात करे,
उनसे आकर के बात करें जी। चुनाव आयोग, और जो भी इसकी संभावनाएं जो है, जो भी इसको दूर करने, शंका दूर करने के लिए चीजें हो सकती हैं, उस जी। पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी जी चाहिए। अमलिंदु जी, इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस वक्त एक बड़ा बयान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आया है। अब अगर आप देखें कि जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था, जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी थी और ईवीएम को लेकर जो चिंताएं हैं उसे उन्होंने जाहिर की थी। अब इस पर एक बड़ा बयान ये आया है कि इलेक्शन कमीशन को पूरा फेथ जो है वो ईवीएम पर है, उन्हें विश्वास है, और जो चिंताएं जाहिर की गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो अभी हम ये चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से चिंताएं विपक्ष जता रहा था, इस पर क्या कुछ एक्शन चुनाव आयोग ले सकता है। हम एक्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जवाब जो आया है वो विश्वास का आया है कि चुनाव आयोग को ईवीएम पर पूरा विश्वास है। एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उसे पूरा विश्वास है और दूसरी तरफ जन आंदोलन खड़ा हुआ है और वो ईवीएम को हैक करने का दावा कर रहा है। दीपक जी, इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग पूरा विश्वास जता रहा है, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो हैक करने के लिए चुनौती दे रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम हैक कर सकते हैं। नहीं, देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो जनता के लिए बना है, जनता निर्वाचन आयोग के लिए नहीं बनी है। निर्वाचन आयोग का विश्वास चाहे जिसमें हो, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता का विश्वास किसमें है ये महत्वपूर्ण है। अगर कल को निर्वाचन आयोग ये कह दे कि हम केवल सारे नागरिकों से हाथ उठवाकर पूछ देते हैं कि किसको चुनना है, तो क्या जनता इस बात को मान लेगी? आज का संसदों में, विधानसभाओं में क्या हो रहा है, वहां उसमें यही तो हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो बहुमत है, जिन सदनों में केवल हाथ उठाया जाता है और कह दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सब अध्यक्ष द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कि ठीक है, फला फला का बहुमत है। तो सवाल आपके विश्वास का है ही नहीं। आप जनता के लिए बने हैं, आपको जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आपके जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है वो इसी के लिए हुआ है कि आप ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जिसके ऊपर जनता का फेथ हो। आपके फेथ का कोई अर्थ नहीं है। अल्टीमेटली आप नौकरशाह हैं। आपका काम वो है कि सरकार के दिए आदेश को पालन करना, लेकिन जनता का उसमें पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। तो निर्वाचन आयोग से कोई इसका लेना देना नहीं। निर्वाचन आयोग चाहे जिस पे भरोसा करे, जनता अगर इसमें भरोसा जनता के भी रहता तो जनता क्यों सड़क पर उतर के आती? क्यों इतने सारे विपक्षी दल जो है होते हैं? क्यों बहुत सारे वकील जो है वो जाके कोर्ट में अपील लगाते कि इनको ईवीएम को चेंज किया जाए या जो भी है? तो इससे निर्वाचन आयोग का इस बयान को मैं बिल्कुल महत्वहीन मानता हूं। उसको कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरी बात मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसको लेके देखिए क्या होता है कि हाल ही में कुछ ऐसा भी हुआ कि ये कहा गया कि भाई जब विपक्ष जो है हारता है तो वो आरोप लगाने लगता है, और जब जीत कर आता है तो कहने लगता है कि तब उसको न वीवीपैट की शिकायत है, न उसको ईवीएम की शिकायत है। हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा पिछले कुछ चुनाव के कार्यक्रम बताए थे। ये बताया था कि जिसमें ईवीएम मशीन ज्यादा समय तक स्ट्रांग रूम्स में रहती हैं या निर्वाचन आयोग के पास रहती हैं या मतगणना के पहले तक जो लंबे समय तक रहती वो हैक हो जाती है। जिसमें बहुत कम समय मिलता है उसको हैक नहीं किया जाता। जैसे तेलंगाना का चुनाव बताया गया, अभी पिछले समय जिस 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें हुआ यह था कि जहां पहले चुनाव हुए, जैसे छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को हुआ, बाकी राजस्थान हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, लेकिन तेलंगाना का जो हुआ वो अंतिम दिन हुआ था, 30 तारीख को हुआ था, 30 नवंबर को, और 3 तारीख को रिजल्ट निकल गए। तो तेलंगाना में दूसरी बात, जो भी हैक करता है या जो भी चाहे स्टेशन पर कोई जेब कतरी का भी काम करता है तो वो भी बहुत सावधानी से करता है। वो उसके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से काम करता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहां पर हैक वैक नहीं किया जाता है। उससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि जिस राज्य में आपको एक सीट भी नहीं मिलनी है वहां पे आप कैसे सरकार बना लेंगे। तो इतनी होशियारी तो उसे रखनी ही है, और वही सतर्कता रखी जाती है। वो हर गलत काम करने वाले का यही काम करने का तरीका होता है, मॉडस ऑपरेंडी होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि निर्वाचन आयोग का ये बहुत दुर्भाग्यजनक बयान है। अगर वो सीधे केवल बयान दे रहा है, लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहा है, और जो चैलेंज किया जा रहा है कि आप हमको मशीन दीजिए, हम उसको हैक करके दिखाएंगे विपक्ष के द्वारा, तो उनको मशीन दीजिए, ये आपका काम है। तो निश्चित रूप से अब जनता के पास बड़ा आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। मेरा तो ऐसा मानना है कि गठबंधन के जितने भी संगठन है, 26, 27, 28, जो किसान आंदोलन की तरह या बस और ट्रक ड्राइवरों की तरह एक बड़ा आंदोलन करें। उन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से जो है सरकार से अपनी बात मनवाई जा सकती है,
तो लोगों को चाहिए कि वो सड़कों पर उतरे और इसको निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से, बगैर किसी हिंसा के। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से हिंसक आंदोलन जो है वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। हमें हर किसी को चाहिए कि अपना विचार व्यक्त करे और सरकार की इस मामले में जितनी निंदा हो सकती है वो की जानी चाहिए। और शक के घेरे में निर्वाचन आयोग है, और जब तक वो स्पष्ट नहीं करता, मशीनों को लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देता, लोगों को नहीं सौंपता, तब तक ये शक के घेरे में रहेगा। आंदोलन अनिवार्य हो गया है। आंचल जी। अमलेंदु जी, ये बड़ा बयान जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि उसे पूरा फेथ है, उसे पूरा विश्वास है, जबकि तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की चुनौतियां चुनाव आयोग को दी जा रही हैं। अब ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है, जो कि कहा जा रहा है लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों दबाव में काम कर रहा है। महमूद प्राचार्य ने जब डीवी लाइव से बातचीत की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। अब जैसे आप देखें कि एक तरफ जन आंदोलन खड़ा हुआ है, जब पूरी तरीके से चुनाव आयोग घिर गया है, तब उसका ये बड़ा बयान, वो भी जयराम रमेश की चिट्ठी पर आता है, कांग्रेस जो चिंताएं जाहिर करती है उस पर आता है और उसे खारिज करते हुए ये कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है। देखिए आचार्य जी, एक तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है वो जवाब में लिखी है, और उस चिट्ठी में यह भी लिखा है चुनाव आयोग ने कि जो 9 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी दलों की तरफ से, उसका जवाब 23 अगस्त 2023 को ही दे दिया गया था। मान लिया हमने चुनाव आयोग ने उसका जवाब दे दिया था। सवाल ये है कि विपक्षी दल आपसे मुलाकात करना चाहते हैं इस मसले को लेकर के, आप मुलाकात का समय क्यों नहीं दे रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल ये है। आपने चिट्ठी का जवाब दे दिया, चिट्ठी के जवाब से बात नहीं चलेगी। ये ऐसा मसला नहीं है कि चिट्ठी के जवाब से बात हो जाए। अगर चुनाव आयोग के पास बिल्कुल जैसा उसने कहा है कि उसकी एकदम बिल्कुल आस्था है ईवीएम मशीनों को लेकर के, तो ये वकील मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए। इसका लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे उस ईवीएम मशीन में। आप शर्त रख दीजिए कि भाई आप इसके साथ में जो है वो आप कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जब वो कह रहे हैं कि आप हमको ईवीएम मशीन, तो दे दीजिए आप ईवीएम मशीनें, जब आपको इतना ज़्यादा भरोसा है जी। तो चुनाव आयोग अगर दृढ़ प्रतिज्ञ है कि ईवीएम मशीनें एकदम बिल्कुल गौ माता की तरह पवित्र है एकदम, तो फिर उसे ये मशीनें इन वकीलों को देने में हर्ज क्या है? फिर दे दें इनको, ये हैक करेंगे, नहीं करेंगे तो इनको सजा हो। वो तो कह रहे हैं कि आप हमको सजा दीजिए फिर, अगर आप हम हैक नहीं कर पाते हैं। तो यहीं आकर के जो है चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं, और इसीलिए सवाल जो है उठ रहे हैं कि अगर आप इतने ज़्यादा इसके प्रति कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़्यादा आप इसके प्रति आश्वस्त नहीं है, मशीनें एकदम बिल्कुल शुद्ध हैं और इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, दुनिया की सारी मशीन के साथ कुछ हो सकता है लेकिन भारत की जो ईवीएम है उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, ये अजीब तरीके का तर्क है। यानी यहाँ DRDO की जो है वो साइट हैक हो सकती है, नासा की साइट हैक हो सकती है, लेकिन ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकती है, ये गजब तरीके का तर्क है। तो अगर इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं और अगर चुनाव आयोग बिल्कुल आश्वस्त है कि कुछ नहीं हो सकता है, फिर चुनाव आयोग को आगे बढ़ करके फिर कहना चाहिए कि हम ईवीएम मशीनें देना है, आप इसको हैक करके दिखाइए। मुझे लगता है कि यहाँ सारी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ है, और इंडिया गठबंधन को और तमाम विपक्ष को इसको एकजुट होकर के एक बड़े आंदोलन का इसको स्वरूप देना चाहिए। ये जो अब जो है वो शंकाएं जो है वो ज़्यादा बलवती हो गई हैं। अब तक तो नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब के बाद जो है वो शंकाएं और ज़्यादा बलवती हो गई हैं। जी अमलेंदु जी, यहाँ पर हम ये माने कि चुनाव आयोग 50 ईवीएम बंद लिफाफे में देने जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जा रहे हैं चुनाव आयोग का घेराव करने। नहीं, अब वो देगा या नहीं देगा ये तो उसके ऊपर है, चुनाव आयोग के ऊपर, और इन वकीलों को चुनाव आयोग जाने भी दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया, ये सरकार के ऊपर। तो दोनों चीज़ों पे अभी जो मुझे लगता है कि वो संशय है कि इन वकीलों को चुनाव आयोग तक जाने दिया जाएगा, इसमें भी संशय है। हो सकता है उससे पहली बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया जाए, उससे पहली गिरफ्तारियां हो जाए, जो भी हो सकता है, जो भी मतलब सरकार जो है, मुझे नहीं लगता कि इनको वहां तक जाने दिया जाएगा, पहली जी। दूसरी बात, मैं अभी भी जो है मुझे इस पर कोई मतलब संशय है कि चुनाव आयोग ईवीएम जो किसी और को सौंप देगा, ऐसा चुनाव आयोग करने नहीं जा रहा है। तो इसलिए जब तक ये ईवीएम सौंपी नहीं जाएंगी तब तक उसके ऊपर संशय बरकरार रहेंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को बुलाए और उनसे बैठ करके बात करें कि आपकी क्या शंकाएं हैं, उसके समाधान क्या है जी। अगर आप कह दिए ठीक है तो फिर आपको वीवीपैट की पर्ची गिनने में परेशानी क्या है? फिर बात वहीं पे आ जाती है। आपने अगर कहा कि ईवीएम मशीनें ठीक हैं, मान लिया ईवीएम मशीनें ठीक हैं, वीवीपैट सही दिखाता है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया आपके पास सही है, तो उससे जो पर्ची निकलती है उसको गिनने में आपको क्या परेशानी है? फिर तो चाहिए ना, हम आपकी बात मान रहे हैं, चुनाव आयोग की बात मान ली जाती है सारी कि ठीक है मशीनें भी ठीक है, वीवीपैट पर्ची भी सही निकाल रहा है, तो पर्ची आप मतदाता के हाथ में देकर के उस डिब्बे में डलवा के गिनवाना क्यों नहीं चाहते हैं? फिर अब चुनाव आयोग की मंशा पे जो है वो सवाल जो है इसलिए उठते हैं कि सारी बातें अगर आपकी सच मान ली जाए तो फिर पर्ची गिने जाने में दिक्कत क्या है, चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।
और दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, एक तरफ जनता और सुप्रीम कोर्ट के वकील चुनाव आयोग से यह मांग कर रहे हैं कि अगर आपको यह लगता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, जैसा कि जब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए और जो भी उनकी चिंताएं थी उसे जाहिर की, तो उधर से चुनाव आयोग की तरफ से यह जवाब आया कि हमें पूरा भरोसा है ईवीएम पर। अगर आपको भरोसा है तो फिर आप बंद लिफाफे में ईवीएम को दे दीजिए, और अगर चुनाव आयोग ईवीएम नहीं देता है तो सवाल और भी कई खड़े होंगे और कहीं ना कहीं जो शक है वो और भी गहराता जाएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है और किस तरीके से एक जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है वो क्या रूप लेता है, और किस तरीके से इंडिया गेट से चुनाव आयोग कार्यालय तक आज जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जागरूक जनता के साथ जाएंगे, चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और इसके साथ ही जंतर मंतर पर भी 6 जनवरी को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यह आंदोलन जो है वो और भी बढ़ेगा, और दावा तो यह भी किया जा रहा है जो आंदोलन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उनके तरफ से कि अगर जनता उनका समर्थन करेगी, अगर विपक्ष के जो नेता सवाल उठा रहे हैं अगर वो भी जमीन पर उतरते हैं और भारी समर्थन उनको मिलता है, तो फिर वो बैलेट पेपर से ही लोकसभा का चुनाव करवाएंगे और सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि बड़े बड़े जो देश, जो विकसित देश हैं, जो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं और जहां पर लोकतंत्र जो है वो बचा हुआ है, उसी तरीके से भारत में भी होने जा रहा है। एक बड़ा दावा उनके तरफ से किया जा रहा है, जन आंदोलन खड़ा हो गया है, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है और लगातार इससे जुड़ी खबरें जो है हम आपको दे रहे हैं। देश दुनिया की खबरें आप डीवी लाइव पर देख रहे हैं, तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल अब आपसे चाहूंगी जाने की इजाजत।